हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप टू यू आर डूइंग वेल। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का डेमो क्लास जो है वो कंडक्ट करने वाले हैं। हमारी ये जो क्लास है वो अक्टूबर नवंबर बैच की फर्स्ट क्लास जो है वो रहने वाली है। इस क्लास के अंदर हम समझेंगे कि जेईई एग्जाम क्या है, उसका पैटर्न क्या होता है, पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, आप इसकी प्रिपरेशन क्यों करोगे, कैसे करोगे, ये सारी चीजों के ऊपर हम डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं। साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो कि जेईई का सबसे मुश्किल पेपर है, उसके ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस प्रायोरिटी क्या है, आपको इसकी प्रिपरेशन कैसे यहाँ पे जो है वो स्टार्ट करनी है, हमारे पास कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है, इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप अच्छे तरीके से जेईई एग्जाम के बारे में जानना चाहते हो, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में जानना चाहते हो, तो आपको इस सेशन को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी जरूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो अब बिना किसी देरी के यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले अगर हम जेईई एग्जाम डेट्स की यहाँ पर बात कर लें कि यहाँ पर हमारे जेईई एग्जाम कब होने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि जेईई एग्जाम के अंदर हमारे टोटल 4 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा पेपर होता है हमारा प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। अब तीसरा पेपर होता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ बैंकर। और चौथा पेपर होता है हमारा रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। अगर हम इसकी डेट्स की बात करें तो ये जो पेपर है वो हमारे अक्टूबर नवंबर में होने वाले हैं। सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का जो पेपर होगा वो होगा हमारा 20 अक्टूबर को। उसके बाद प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का जो पेपर है वो है 26 अक्टूबर को। और उसके बाद हमारा अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है 27 अक्टूबर को। और लास्ट में रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का पेपर है, जो कि यहाँ पर 9 नवंबर को जो है वो होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर इस डेट्स को जरूर टिक कर लीजिए, अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, ताकि आप इसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो ये चारों डेट्स के ऊपर जेईई एग्जाम के पेपर जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर जेईई एग्जाम पैटर्न की, कि हमारा जो जेईई एग्जाम का पैटर्न है वो क्या होता है, मतलब किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको बता दूं कि जो जेईई एग्जाम है उसके अंदर चारों पेपर के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको एक जो है वो टिक करना होता है। ठीक है, अब इसका जो पैटर्न है वो कैसा है, तो देखो इसके अंदर क्वेश्चंस भी आते हैं नॉर्मल, या फिर केस स्टडीज भी आती है, यानी मिक्स होके आता है। केस स्टडीज भी आपके पास आएंगे और आपके पास क्वेश्चंस भी आएंगे, पर जो फॉर्मेट होगा वो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है, नॉर्मली जो है क्वेश्चन पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 ही हमारे यहाँ पर मार्क्स होते हैं। हालांकि जो आईआईबीएफ है वो जब चाहे इसके जो क्वेश्चन है उसको कभी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। जैसे कभी वो आपसे 120 क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है, जिसमें से कुछ यहाँ पर आधे मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है। पर नॉर्मली यहाँ पर 100 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, उसके बाद जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट की जाती है। ऑनलाइन का मतलब कि आपको कंप्यूटर पे जाके बैठ के यहाँ पर देना होगा, आपको फिजिकली कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि आपको सेंटर में जाकर ही एग्जाम जो है वो अटेम्प्ट करना पड़ता है, यानी कि आप घर बैठे इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। इसके बाद देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। हाल अभी तक जो जेईई एग्जाम है उसमें किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आप 100 के 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जो है वो करके आ सकते हो, चाहे आपको आते हो या फिर ना आते। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि कभी ये हो नहीं सकता, हो सकता है कि अगले साल से अगले जो एग्जाम्स हैं वहां पर नेगेटिव मार्किंग आ जाए, तो ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रहने वाला है। ठीक है, तो ध्यान में रखिए, पहले आईआईबीएफ ने इंट्रोड्यूस किया था, पर इसको कुछ समय के लिए इसने रोक दिया था कि अभी इसकी इसे लागू जो है वो नहीं करना है। इसका मतलब फ्यूचर में आ सकता है नेगेटिव मार्किंग, तो आपको ध्यान में रख के प्रिपरेशन जो है वो करनी है। ठीक है, साल में हमारे यहाँ पर 2 बार एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, एक हमारा मई और जून सेशन में, और एक हमारा अक्टूबर और नवंबर सेशन में। नेक्स्ट, अगर हम अब जेईई एग्जाम पासिंग क्राइटेरिया की बात करें कि आप जेईई एग्जाम को कैसे यहाँ पर पास करोगे, क्राइटेरिया यहाँ पर क्या रहेगा। तो सबसे पहले जैसे हर जो हमारे चारों पेपर्स हैं, सिंगल पेपर हमारा 100 मार्क्स का होता है और आपको 50% मार्क्स जो है वो लेकर आने होते हैं। यानी कि अगर आपको एक सिंगल सब्जेक्ट में पास होना है तो आपको कम से कम यहाँ पर 50 मार्क्स जो है वो लेकर आने पड़ेंगे। क्लियर है। हालांकि अगर कोई यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो चारों पेपर एक ही अटेम्प्ट में देता है, जैसे फर्ज करो एक ए पर्सन है, ठीक है,
वो चारों के चारों पेपर एएफएम, हमारा पीपीबी, आरबीडब्ल्यूएम और आईएफएस, ये चारों पेपर एक ही अटेम्प्ट में देता है। तो वहां पर आपको एक सिंगल सब्जेक्ट में पास होने के लिए मिनिमम 45 मार्क्स जो है वो लेकर आना पड़ेगा, और चारों सब्जेक्ट के अंदर जो आपकी परसेंटेज होनी चाहिए वो 50% होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई पर्सन यहाँ पर चारों पेपर एक साथ देता है तो कम से कम उसके 50% मार्क्स जो है वो आने चाहिए चारों पेपरों को मिलाकर। हालांकि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास होने के लिए तब उसको मिनिमम 45 मार्क्स जो है वो चाहिए होते हैं, और ये क्राइटेरिया तभी अप्लीकेबल होगा अगर आप चारों पेपर एक साथ जो है वो देते हो। अगर कोई पर्सन जो है वो मान के चलो सिर्फ 3 पेपर दे रहा है, एक पेपर उसने पहले ही क्वालिफाई कर लिया है, तो उस केस में उसको सब्जेक्ट में पास होने के लिए मिनिमम 50 मार्क्स की जरूरत जो है वो होती है। ठीक है, अब हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको क्रेडिट्स मिल जाता है जो भी सब्जेक्ट वो पास करते हैं। जैसे फर्ज करो एक ए पर्सन था, उसने यहाँ पर चारों पेपर के एग्जाम दिए, उसमें से 2 पेपर उसके क्लियर हो गए, जैसे एएफएम और पीपीबी ये क्लियर हो गए। तो नेक्स्ट टाइम उसे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी और जो हमारा आरबीडब्ल्यू में है सिर्फ उसी के पेपर यहाँ पर देने पड़ेंगे, और ये 2 सब्जेक्ट का क्रेडिट जो है वो ले सकता है। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये जो क्रेडिट मिलता है वो आपको लिमिटेड टाइम पीरियड तक मिलता है। देखो, जो आईआईबीएफ है वो किसी भी कैंडिडेट को टोटल 3 सालों का टाइम और 5 अटेम्प्ट देता है जेईई एग्जाम को क्लियर करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अगर कोई पर्सन मान के चलो ए पर्सन है, उसने एएफएम एग्जाम दिया, पीपीबी एग्जाम दिया, वो दोनों क्लियर हो गए और ये 2 रह गए, ठीक है, तो ये एएफएम और पीपी का जो क्रेडिट है वो तभी तक ले सकता है जब तक उसके 3 साल पूरे नहीं हो जाते और 5 अटेम्प्ट जो है पूरे नहीं हो जाते, दोनों में से जो भी जल्दी हो जाए। ठीक है, तो 5 अटेम्प्ट तक ही वो क्रेडिट ले सकता है। अगर 5 अटेम्प्ट पूरे हो गए और उसका एक भी एग्जाम रह गया, जैसे आरबीडब्ल्यूएम का एग्जाम रह गया, बाकी 3 क्लियर हो गए, तब उसे शुरू से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी और चारों एग्जाम दोबारा से जो है वो देना पड़ेगा। तो टाइम पीरियड भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। 3 इयर्स और 5 अटेम्प्ट, उसमें से जो भी पहले हो जाए वहां पर आपका टाइम पीरियड जो है वो खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको जो पासिंग क्राइटेरिया है वो अच्छे तरीके से क्लियर जो है वो हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप आज की क्लास का जो मेन एजेंडा है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ओवरव्यू आपने ले लिया, यहाँ पर आपने एक ओवरव्यू ले लिया कि जेईई एग्जाम है क्या और उसको कैसे पास कर सकते हैं, कितना टाइम पीरियड है, वो सारी चीजें हम डिस्कस की। क्लास जेईई एग्जाम का पैटर्न यहाँ पर क्या होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जान। ठीक है, अब आपको ये चीज पता ही है कि अगर आप जेईई एग्जाम को क्लियर कर लेते हो तो आपको क्या मिलती है, सैलरी में इंक्रीमेंट जो है वो मिलती है, ये बेसिक सी बात है। अगर हम आज की क्लास के एजेंडा की बात करें तो आज हम बेसिकली जो आईएफएस, जो हमारा जेईई एग्जाम का सबसे मोस्ट डिफिकल्ट पेपर है आईएफएस, उसके बारे में हम डिस्कस जो है वो करने वाले हैं। इस बार आप देखोगे जितनों भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था सबका मानना था कि जो आईएफएस है वो काफी डिफिकल्ट पेपर जो है वो आया था, और ये सही भी बात है। जो हमने एग्जाम एनालिसिस किया था आईएफएस का पिछले 2 सालों से अगर हम बात करें तो आईएफएस का एग्जाम काफी ज्यादा मुश्किल जो है वो मतलब आता है, और इस बार भी चांसेस है कि आईएफएस का एग्जाम जो है वो काफी टफ आएगा। तो आपको इसकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से यहाँ पर करनी पड़ेगी। ओके, अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो देखो, जो हमारा आईएफएस का एग्जाम है इसके टोटल 4 मॉड्यूल्स हैं जिसके अंदर हम इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इस बार जो एग्जाम आया था वो इतना ज्यादा टफ था कि आपसे ना छोटी से छोटी डिटेल्स यहाँ पर पूछ रहा था, मिनिमम ऐसी डिटेल जिसको हम छोड़ देते हैं कि ये थोड़ी पूछेंगे, वो भी यहाँ पर आईआईबीएफ जो है वो एग्जाम में पूछ रहा था। और काफी कॉन्सेप्चुअल भी रहा था, कॉन्सेप्चुअल इन द सेंस कि जो क्वेश्चन थे वो कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड थे, यानी कि उन क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट कैंडिडेट जो है वो सॉल्व कर पाए थे जिनके कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर थे। ज्यादातर यहाँ पर केस स्टडीज आपको देखने को मिली थी। ठीक है, जैसे अगर हम सप्लाई एंड डिमांड की बात करें तो उसमें जो क्वेश्चंस आए थे, जो केस स्टडीज आए थे, वो इतने डिफिकल्ट थे कि अगर आपको सप्लाई एंड डिमांड का मीनिंग अच्छे तरीके से क्लियर नहीं है वो टॉपिक, तो आप उसको सॉल्व कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि उसमें मिनिमम से मिनिमम छोटी से छोटी डिटेल भी जो है वो इंक्लूड की गई थी। ठीक है, जिसको अगर आप मिस करते हो तो आप क्वेश्चन को गलत जो है वो कर देते हो, इसीलिए ज्यादातर कैंडिडेट्स का जो एग्जाम है वो क्लियर नहीं हो पाया था। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको सिर्फ रियलिटी बता रहा हूँ कि ये एग्जाम वाकई में काफी ज्यादा यहाँ पर टफ जो है वो आया था। अगर हम इस बार एग्जाम की बात करें तो जो हमारा शेड्यूल डी था उसमें से काफी ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो आए थे, जैसे फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर क्वेश्चन आए थे, हमारे म्यूचुअल फंड के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो आए थे।
तो आपको मॉड्यूल डी के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करना है। अभी सिलेबस प्रायोरिटी के बारे में हम बात करेंगे, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम के बारे में आपको बता रहा हूँ कि पिछली बार एग्जाम यहाँ पर कैसा आया था। तो आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि आईएफएस एग्जाम कैसा था, कितना यहाँ पर टफ जो है वो होता है। तो मिनिमम से मिनिमम डिटेल्स यहाँ पर पूछी गई थी, साथ के साथ यहाँ पर केस स्टडी भी इस तरीके से बनाई गई थी कि जान सके कि कैंडिडेट को जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर है या फिर नहीं। ठीक है, अब हम बात करें इस क्लास के अंदर हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले हम इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का जो सिलेबस है उसको हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। फिर हम उसकी सिलेबस प्रायोरिटी को डिस्कस करेंगे कि कौन से मॉड्यूल्स और चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से मॉड्यूल और चैप्टर्स कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ के साथ हम मॉड्यूल वाइज प्रायोरिटी और वेटेज की भी बात करेंगे, किस मॉड्यूल की वेटेज कितनी है, इंपॉर्टेंस कितनी है। और लास्ट में हम यहाँ पर जो आईएफएस के इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है और क्वेश्चंस है उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आपको इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखना है अगर आपको ये इंपॉर्टेंट केस स्टडी और क्वेश्चंस के बारे में जानना है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर सिलेबस की बात करें, आईएफएस की सिलेबस की बात करें और सिलेबस प्रायोरिटी की बात करें, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस बार जो ज्यादातर क्वेश्चंस आए थे वो आईएफएस के जो मॉड्यूल डी थे उसमें से आए थे। ठीक है, तो मॉड्यूल भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर मॉड्यूल है, तो इसीलिए मैंने इसको प्रायोरिटी पर रखा है। यानी कि जब हम प्रिपरेशन करेंगे, जब हमारी क्लासेस होंगी, मैं आपको बता दूं कि हमारी रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर लाइव क्लासेस जो है होंगी आईएफएस की। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे, जिसका टाइमिंग क्या होगा, 6 पीएम। ठीक है, जो कि स्टार्ट होगी परसों से, परसों से स्टार्ट होगी। कल हमारी जो क्लास रहेगी वो एएफएम की रहेगी। किसकी रहेगी, एएफएम की जो है वो रहेगी, जिसके अंदर हम एएफएम की सिलेबस प्रायोरिटी और मॉड्यूल वाइज वेटेज इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस जो है वो करेंगे। तो एएफएम इस क्लास को भी आपको ज्वाइन जो है वो करना है और लाइव क्लासेस को भी आपको ज्वाइन जो है वो करना है। ठीक है, तो हम जब लाइव क्लासेस की स्टार्टिंग करेंगे तो हम मॉड्यूल डी से ही करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। इसके अंदर अगर आप चैप्टर देखोगे ना, तो चैप्टर आपको देख के पता लग जाएगा कि ये जो मॉड्यूल डी है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और इसमें से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो क्यों पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रायोरिटी आपको पता लगी, सबसे प्रायोरिटी पे आपको मॉड्यूल डी जो है वो रखना है। ठीक है, पहले ही मैंने आपको बता दिया कि आईएफएस की टोटल यहाँ पर 4 मॉड्यूल्स हैं, जिसमें से 2 मॉड्यूल्स हमारे रिलेटेड है किसके साथ, इकोनॉमी के साथ, जिसमें हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। और 2 मॉड्यूल जो है वो हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल सिस्टम के साथ जो है वो रिलेटेड है। तो जो मॉड्यूल डी है वो बेसिकली हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के साथ जो है वो रिलेटेड है। ठीक है, और चैप्टर्स की गिनती बता दूं, चैप्टर कितने हमारे 45। अब ये गिनती देखिए, आपको डरना नहीं है, इसके चैप्टर बहुत ही छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े चैप्टर जो है वो नहीं। ठीक है, अब अगर मॉड्यूल डी के चैप्टर्स की बात करें कि मॉड्यूल डी में आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर पढ़नी है, सबसे पहला चैप्टर था फाइनेंशियल मार्केट, जिसके अंदर आप फाइनेंशियल मार्केट के बारे में समझोगे कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, कैसे काम करती है, उनका क्या रोल होता है हमारी इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट है उनके लिए भी सेपरेट चैप्टर है। जैसे कि पहला है मनी मार्केट, इसके अंदर आप मनी मार्केट के बारे में समझोगे, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझोगे, कौन कौन सी ऐसी पार्टीज है जो कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में, मतलब मनी मार्केट में पार्टिसिपेट करती है। उसके बाद कैपिटल मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज, जिसके अंदर आप कैपिटल मार्केट के फीचर्स के बारे में जानोगे, इसकी टाइप्स के बारे में जानोगे, स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है वो चीज जानोगे। फिर फिक्स इनकम मार्केट, जैसे कि डेट और बॉन्ड मार्केट के बारे में। फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके अंदर हम फॉरेन जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो कैसे काम करते हैं, उनकी फंक्शनिंग क्या है, क्या रोल है, वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद ये जो मार्केट्स है वो आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, उसके लिए एक अलग से यहाँ पर सेपरेट चैप्टर है। फिर है मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके अंदर मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है, वो कौन कौन सी यहाँ पर सर्विसेज परफॉर्म करती है। जैसे कि यहाँ पर आप डिवेंचर ट्रस्टी, इसके इशू मैनेजर, ये सारे फंक्शंस पढ़ोगे। फिर होता है डेरिवेटिव मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट के अंदर जो डिफरेंट टाइप के यहाँ पर डेरिवेटिव है, जैसे फ्यूचर हो गया हमारा, फॉरवर्ड हो गया, इन डेरिवेटिव के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर होता है फैक्टरिंग, फोरफिटिंग, ट्रेड रिसीवेबल, डिस्काउंटिंग सिस्टम। फिर आता है वेंचर कैपिटल, लीज फाइनेंस और हायर परचेज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लीज फाइनेंस के अंदर हम उसकी टाइप्स के बारे में समझेंगे, जैसे फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज। हायर परचेज के बारे में समझेंगे, हायर परचेज कैसे यहाँ पर किया जाता है, क्या क्या ड्यूटीज होती है हायर वेंडर की और हायर परचेजेस की। फिर आता है क्रेडिट रेटिंग एंड क्रेडिट स्कोरिंग, तो इसके अंदर हम क्रेडिट रेटिंग का मीनिंग समझेंगे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं, कैसे वो क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है क्रेडिट स्कोरिंग, फिर आता है म्यूचुअल फंड, फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट, पेंशन प्रोडक्ट। ये तीनों ही चैप्टर काफी ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड जो है वो मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये तो आज के बैंकिंग एरा की अगर हम बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसका रहता है। तो इसमें से काफी क्वेश्चन जो है
वो IIBF पूछता है। फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट, इसकी टाइप्स, जैसे कि जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज जो कि यहाँ पर बैंक परफॉर्म करता है। लास्ट में हमारा रियल इन्वेस्ट स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और ये काफी न्यू टॉपिक है, इसके बारे में आपको नहीं पता होगा क्योंकि बैंकों में इतना ज्यादा इसका मतलब के बारे में नहीं बताया जाता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि मॉड्यूल डी के अंदर जो है वो आते हैं। ठीक है, अगर इसमें से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पर चूज करना हो, देखो मॉड्यूल का पता तो लग गया आपको। अब अगर इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको देखना हो तो कौन कौन से हो सकते हैं, देखो एक मनी मार्केट हो सकता है, कैपिटल मार्केट हो सकता है, उसके बाद ये जो मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज है वो है, डेरिवेटिव है, उसके बाद ये जो लीज फाइनेंस है ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट स्कोरिंग ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद है म्यूचुअल फंड, और लास्ट में हमारा रियल इन्वेस्टमेंट स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और साथ में इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं और केस स्टडीज भी आते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा मॉड्यूल बी। ये हमारी क्या है यहाँ पर सेकंड प्रायोरिटी। इसके अंदर आपको चैप्टर्स तो कम देखेंगे पर ये जो चैप्टर्स है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें से काफी क्वेश्चंस और केस स्टडीज जो है वो बनते हैं। इस मॉड्यूल का नाम ही है इकोनॉमिक कंसेप्ट रिलेटेड टू बैंकिंग, यानी कि बैंकिंग के साथ जो रिलेटेड इकोनॉमिक कंसेप्ट है वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, पहला जो चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसमें अंदर ना आप इकोनॉमिक्स के बारे में समझोगे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसका क्या काम होता है, उसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ोगे और टाइप्स के बारे में पढ़ोगे। उसके बाद सप्लाई एंड डिमांड, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे चैप्टर है जिसके अंदर आप सप्लाई क्या होती है, डिमांड क्या होती है, उनको कौन कौन से फैक्टर यहाँ पर अफेक्ट करते हैं। इसके अंदर आप दो इंपॉर्टेंट लॉ, सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड, इसके बारे में पढ़ोगे। फिर आप मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन के बारे में यहाँ पर पढ़ोगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे चैप्टर है, इसमें से काफी केस स्टडी बनती है जिसके अंदर आप इंपॉर्टेंट थ्योरीज जैसे कि क्लासिकल थ्योरीज हो गई, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी हो गई, उसके बाद जो मॉडर्न थ्योरी इंटरेस्ट की वो आप समझोगे। उसके बाद है बिजनेस साइकिल की जो फ्लक्चुएशन इकोनॉमी में आती है उसके बारे में पढ़ोगे। फिर दो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, उसे कौन बनाती है, क्या रोल होता है, फिस्कल पॉलिसी कौन बनाती है, उसका क्या रोल होता है इकोनॉमी के अंदर, वो चीज है। उसके बाद है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट एंड जीडीपी कॉन्सेप्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर हम जीडीपी के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आता है हमारा यहाँ पर यूनियन बजट, क्या आता है हमारा यूनियन बजट। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे मॉड्यूल बी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ठीक है, अगर इसके हम चैप्टर्स की बात करें कि कौन कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले जो टॉप प्रायोरिटी पे रहेगा वो सप्लाई एंड डिमांड, फिर हमारे यहाँ पर थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट, फिर मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, और उसके बाद हमारा मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, और लास्ट में हमारा सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट और जीडीपी कॉन्सेप्ट। और इसमें से काफी केस स्टडीज और क्वेश्चन जो है वो आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो मॉड्यूल है वो है मॉड्यूल सी। क्या है हमारा मॉड्यूल सी, ये थर्ड प्रायोरिटी पे हमारा जो है वो आता है। ये रिलेटेड है इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के साथ, तो हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है, हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके साथ जो है मॉड्यूल रिलेटेड है। पहला चैप्टर इसमें आता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड ओवरव्यू। इसमें हम समझेंगे कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, वो कैसे काम करता है। उसके बाद इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर की हमारा जो इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो कैसे इवॉल्व है, उसकी हिस्ट्री क्या थी, आज का बैंकिंग स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद इसमें हमारे दो इंपॉर्टेंट बैंकिंग लॉज जो कि है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि हमारा यहाँ पर नाबार्ड हो गया, हमारा सिडबी हो गया, इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, जैसे हमारी जो एनबीएफसी हो गई, जो माइक्रो फाइनेंस में डील करती है वो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, फिर इंश्योरेंस कंपनीज, इंडियन फाइनेंशियल रेगुलेटर्स और देयर रोल्स, यानी कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को कौन रेगुलेट करता है, जैसे आरबीआई हो गया, हमारा यहाँ पर सेबी हो गया, आईआरडीए हो गया, इनके क्या रोल्स हैं, किन सेक्टर्स को वो रेगुलेट करते हैं, वो चीज डिस्कस करेंगे। फिर है रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट बैंकिंग सेक्टर, तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर क्या क्या यहाँ पर रिफॉर्म है, जैसे कि हम यहाँ पर बैड बैंक के बारे में जो है वो पढ़ेंगे कि बैड बैंक कैसे है, उसका क्या यहाँ पर फंक्शन जो है वो होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारे यहाँ पर मॉड्यूल सी है, ये क्या है हमारे यहाँ पर मॉड्यूल सी है। अब अगर इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें, पहली टॉप प्रायोरिटी में बैंकिंग लॉस, फिर है हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिर है हमारा जो रेगुलेटर है और उसके जो रोल्स हैं वो है, फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, फिर उसके बाद माइक्रो फाइनेंस कंपनीज। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं मॉड्यूल सी के अंडर।
तो आई होप आपको मॉड्यूल सी अच्छी तरह से समझ यहाँ पर आ गया होगा। किसी भी तरह का डाउट है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट है हमारा मॉड्यूल ए, लास्ट में हमारा है मॉड्यूल ए। वैसे ये बुक के अंदर आपको पहले नंबर पर दिखेगा, पर ये लास्ट में प्रायोरिटी आप इसको रख सकते हो, मतलब कि सबसे कम इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है वो मॉड्यूल है ये वाला। इसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर। तो इसके अंदर आप बेसिकली जो इंडियन इकोनॉमी है उसका एक ओवरव्यू जो है वो लेते हो कि इंडियन इकोनॉमी कैसे यहाँ पर काम जो है वो करती है। ठीक है, तो अगर इसके चैप्टर्स की बात करें तो पहला देखो क्या है, एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसके अंदर हम इंडियन इकोनॉमी क्या है, उसका हिस्ट्री क्या रही है, जब उसे आजादी नहीं मिली थी तब इंडियन इकोनॉमी यहाँ पर कैसी थी, आजादी मिलने के बाद क्या थी, कौन कौन से स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, ये डिस्कस करेंगे। फिर है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के कौन कौन से यहाँ पर सेक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, नीति आयोग। तो जो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग है इंडिया के अंदर और जो नीति आयोग है वो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है इंडिया के अंदर, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, इंडिया के अंदर कौन इकोनॉमिक प्लानिंग यहाँ पर करता था, अभी कौन करता है, वो सारी चीजें। फिर है प्रायोरिटी सेक्टर, कि प्रायोरिटी सेक्टर क्या होती है, उसका क्या रोल होता है। फिर है इसके अंदर हम एसएमएमई यानी मीडियम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन का मतलब, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है इंडिया के ऊपर। फिर है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, 1991 के अंदर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, जैसे प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, ये तीन यहाँ पर पिलर्स है, इन तीनों के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फिर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये इनका क्या काम होता है। ठीक है, इंडिया का इनके साथ क्या रिलेशनशिप है, इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद है क्लाइमेट चेंज, उसके बाद है क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो ये हमारे क्या है चैप्टर्स हैं। लास्ट में हमारे इसमें आता है इश्यूज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी कौन कौन से यहाँ पर इश्यूज जो है वो फेस करती है। तो ये मॉड्यूल ए के यहाँ पर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इसमें से मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बता दूं, सबसे टॉप प्रायोरिटी पे हमारा रहेगा रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। उसके बाद हमारा आता है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फिर हमारा जो फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ये आ जाता है। फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनमें से जो कि मॉड्यूल ए के यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रायोरिटी समझ में आ गई होगी, सिलेबस भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि आईएफएस के अंदर आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर पढ़नी है और किस तरीके से पढ़नी है, क्या चीज आपको प्रायोरिटी पे रखनी है और कौन सी चीज को आपको बाद में प्रिपेयर जो है वो करना है। तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में जरूर यहाँ पर बता दीजिए क्या आपको जो सिलेबस है और जो सिलेबस प्रायोरिटी है वो अच्छी अच्छे तरीके से क्लियर है। अब हम मॉड्यूल वाइज वेटेज की यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है सिलेबस प्रायोरिटी और मॉड्यूल वाइज वेटेज की, ये बेसिकली जो पिछले 2 साल के एग्जाम्स हुए उसका जब हमने एनालिसिस किया तो उसके बेस पर हमने रिजल्ट फाइंड आउट किया और उसके बेस पर ही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि किस मॉड्यूल की वेटेज कितनी है, कितनी परसेंट मार्क्स वहां से आते हैं। ठीक है, तो आईआईबीएफ जो है वो एग्जाम का पैटर्न चेंज करता रहता है, हो सकता है कि हम जो यहाँ पर बात करें उसका ऑपोजिट एग्जाम भी आ जाए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आईआईबीएफ बिल्कुल टोटली एग्जाम को चेंज कर दे। ठीक है, पर पिछले 2 सालों के जो एग्जाम के एनालिसिस हमने किया उसके बेसिस पे फाइंड आउट किया है कि किस मॉड्यूल में से कितने मार्क्स के जो है वो क्वेश्चंस आने की संभावना जो है वो रहती है। ठीक है, तो ये सिर्फ मैं अपने एनालिसिस के बेस पर आपको बता रहा हूँ, ये कोई फिक्स क्राइटेरिया जो है वो नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमारी जो मॉड्यूल डी है ये टॉप प्रायोरिटी पे आती है और इसकी जो वेटेज है वो लगभग 35% की है, यानी कि 20 से लेकर 35 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो मॉड्यूल डी से आते हैं। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे हमारा मॉड्यूल बी आता है, इसमें से 15 से लेकर 30 मार्क्स तक के जो है वो क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इसको हमने 30% की वेटेज दी है। फिर हमारा आता है मॉड्यूल सी, मॉड्यूल सी में से 15 से 20 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए हमने इसको 20% यहाँ पर वेटेज जो है वो प्रोवाइड किया है। और लास्ट में आता है हमारा मॉड्यूल ए, जिसमें से 8 से लेकर 15 मार्क्स तक जो है वो क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने मॉड्यूल ए को जो वेटेज दी है वो हमने दी है 15% की। कितने की दी है यहाँ पर, 15% की वेटेज जो है वो दी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिलेबस प्रायोरिटी और मॉड्यूल वाइज जो वेटेज है वो अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर हो गई। ठीक है, तो एक बार मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर। ठीक है, मतलब जो सिलेबस हमने डिस्कस किया, सिलेबस प्रायोरिटी यहाँ पर डिस्कस की वो क्लियर है। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को यहाँ पर लाइक जरूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर भी जरूर यहाँ पर कर दीजिए।